नमस्कार। प्रोग्राम चर्चा खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में मची हलचल की चर्चा करते हैं। विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक किरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत पंजाब कांग्रेस के साथ। सर, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने से पार्टी में बगावत शुरू हो गई है और नाराज कांग्रेसियों ने सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर बैठक भी की है। तो आप इस सारे राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पंजाब कांग्रेस में धड़ेबंदी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके उस समय दरबारा सिंह, प्रताप सिंह कैरो जी चलती आ रही, आगे भी फिर ज्ञानी जैल सिंह आ गए, ये चलती आ रही है। पर उस समय के जो नेता थे कांग्रेस के हाईकमान के, उन पे उनकी पकड़ ज़्यादा थी, वो जनसाधारण में पॉपुलर ज़्यादा थे, तो इस कारण उनकी पकड़ मजबूत थी, तो वो जिस धड़े पे हाथ रखते थे वो चलता था। अब चरणजीत चन्नी अगर 5 साल पीछे जाएं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो आखिर के 6 महीने थे कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के, उस समय इनके 4-5 महीने रहते थे, तो तब उस समय नवजोत सिद्धू, सुनील जाखड़ कांग्रेस के थे और सुखविंदर रंधावा, ये तीनों मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो हाईकमान ने चुपके से बीच में चरणजीत चन्नी को दलित नेता आगे कर दिया। बिल्कुल सर, ये विश्वास उन्होंने किया। और उसके बाद 2022 के जब विधानसभा चुनाव आए तो चन्नी को 2 जगह से टिकट मिली, दोनों से हार गए। उस समय विधानसभा चुनाव में चन्नी हार गए, लेकिन 2024 में फिर जलंधर से इनको कांग्रेस ने फिर विश्वास प्रकट किया और जलंधर की चौधरी परिवार को जो उनकी डेथ हो गई थी, तो उस परिवार को, चौधरी परिवार को छोड़ के इनको प्राथमिकता मिली और ये जीत गए और आज सांसद है। तो आज ये जिस पे कांग्रेस हाईकमान ने इतना भरोसा किया, आज उसी को ये आंखें दिखा रहे हैं। स्थिति तो ये है। और कांग्रेस, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो कांग्रेस ने 1 महीना पहले, क्योंकि ये पिछले 6-7 महीने से राजा वड़िंग को लेकर बदलाव की जो अटकलें चल रही थी वो सारे उसको उन्होंने, क्योंकि 2021 का अनुभव था कि कैप्टन अमरिंदर को बदलने के कारण कांग्रेस को पंजाब में नुकसान हुआ, उस बात को ध्यान में रखते हुए एक उन्होंने राजा वड़िंग पे मतलब कंटिन्यूटी रखी भी, यही रहेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा कारण जो कांग्रेस की जो सोच मुझे लगता है कि अगर उन्होंने 1 महीने पहले जो मैंने बात की कि जो सांसद हैं कांग्रेस के वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसका मेन मकसद ही ये था कांग्रेस का कि विधानसभा चुनाव अगर ये लड़ते हैं तो संसद की सीट खाली होती है, और संसद की सीट में इस समय बीजेपी की नज़र हर सांसद पे है। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर ये सांसदों को हमने टिकट दे दी तो हमारे एक बाई इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर जीतना ना जीतना एक रिस्क फैक्टर है, वो जोखिम उठाने के लिए कांग्रेस हाईकमान तैयार नहीं थी। तो उन्होंने एक पंक्ति में संदेश दे दिया कि सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं, टिकट नहीं मिलेगी। उस समय तो ये चुप रहे। अब राजा वड़िंग को उन्होंने कर दी, क्योंकि उन्होंने फिर रंधावा को भी दे दी, इनको भी दे दी और 3 कार्यकारी प्रधान भी बना दिए। कांग्रेस ने पंजाब की जो जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश की कि जाट भी ले ली, दलित भी ले लिया, स्वर्ण हिंदू भी ले लिया, सिंगले सारे, वो सारा इस हिसाब से उन्होंने कोशिश की। तो अब इसका ये, अब इन्होंने जो इनके पास आए 4 विधायक भी आए, सांसद भी आए, 5 विधायक शायद आए, और कुछ पूर्व मंत्री भी आए, 60 के करीब इनके पास सारे नेता आए। अब जो पंजाब चुनाव की स्थिति में जो होता हूँ, कांग्रेस को इसका इमीडिएट नुकसान तो है, छवि, क्योंकि गुटबंदी की बात तो पहले से चल रही थी, बिल्कुल, अब वो जग जाहिर हो गई और उसमें चरणजीत चन्नी ने इनिशिएटिव ले लिया और सब। अब मीटिंग के बाद इन्होंने कहा कि 5 आदमी जाएंगे उनसे, राहुल गांधी से मिलने के लिए, और राहुल गांधी ने भी संदेश भेजा कि हाँ मेरे पास आओ, आपकी बात है। मैं समझता हूँ कि ये दबाव की राजनीति चरणजीत चन्नी को तत्काल लाभ तो दे सकती है, इमीडिएट लाभ चर्चा में आ गए, सुर्खियों में आ गए, अखबारों में
छप गया, सब कुछ हो गया, पर समय के साथ इनको नुकसान होगा, क्योंकि पंजाब की राजनीति जो भाजपा ने एक जाट सिख का चेहरा सामने लिया है, दूसरी पार्टी अकाली दल भी जाट सिख सामने है, तो कांग्रेस इस स्थिति में दलित चेहरे को सामने लाने का जोखिम नहीं उठा सकती। तो जब 2027 6 महीने रह गए, 7 महीने रह गए चुनावों के, तो इस समय घोड़े बदलने वाली स्थिति में कांग्रेस थी नहीं। दूसरा, जब पंजाब की राजनीति में जट चेहरे सिख सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने एक दलित चेहरे को आश्वासन दिया होगा कि उसके बाद बना भी सकते हैं सब कुछ, तो अभी मैदान जो लड़ाई है वो एक चेहरों के साथ से लड़ी जानी है। तो और इस बार एक मैं और इसमें करता हूँ, सारी जो फेरबदल हुआ संगठन स्थान पे, अगर इसमें एक कोई लाभ वाली स्थिति में है, एक व्यक्ति जिसको मैं समझता हूँ कि सबसे लाभ वाली स्थिति है, वो प्रताप सिंह बाजवा है, नेता परिषद जो इस समय बना। बिल्कुल सर। वो बिल्कुल साइलेंट है, कोई कमेंट नहीं किया, कुछ नहीं, क्योंकि जितना ये सब कुछ उलझन पैदा हुई है और जितना फेरबदल हुआ, उसका मतलब रास्ता अगर कल को भावी मुख्यमंत्री का, तो प्रताप सिंह बाजवा बीच में से नाम निकल आएगा, क्योंकि जट सिख भी है। क्योंकि सर उन्होंने ऐसे सोचा नहीं था कि चन्नी बगावत कर देंगे, नहीं, उस पे तो वो भी हैरान है। इस समय जो कांग्रेस की रणनीति थी ना, देखो उसमें बड़ी स्पष्ट है, जब सांसद को टिकट नहीं मिली तो सांसद बाहर हो गए, चन्नी समेत सब बाहर हो गए। तो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने उसे जैसे वड़िंग को रखा, प्रताप सिंह बाजवा को उसी संभाल के रखा। तो चुनाव के समय में जो आगे चीज आएगी, जब ये सांसद लड़ेंगे नहीं, तो फिर एक चेहरा तो प्रताप सिंह बाजवा, इनके पास सीनियर चेहरा तो वही है। वड़िंग कंपटीटर थे, मान लो रंधावा, ये चन्नी पहले मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये मुख्यमंत्री का दावा सबसे बड़ा इनके ही रहेगा। तो ये वो सारे इस उथल पुथल में या फेरबदल में आप कह लें, एक चेहरा जो लाभ वाली स्थिति में है वो प्रताप सिंह बाजवा का है। वो बीच में से किसी समय अगर उस स्थिति में आए, पर अभी जो चल रहा है वह पंजाब चन्नी को तो नुकसान हुआ, कांग्रेस की छवि भी कमज़ोर हुई। कांग्रेस को अब अगले 6 महीने में इस स्थिति को काबू करके, क्योंकि दूसरी जब भाजपा भी एक्टिव हो रही है, आम आदमी पहले ही एक्टिव सत्ता में है, वो तो पहले एक्टिव है। तो इस समय जो स्थिति बन रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला, अब ये मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, और उसमें कांग्रेस अगर इसी तरह गुटबंदी का शिकार पब्लिकली रही या उसमें कंट्रोल ना रहा, तो वो नुकसान में रहेगी। मैं इतना कर सकता। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान की। सर, भारत पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा प्रमुख नागरिकों और नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम शहबाज को पत्र लिखा है। अब इस पत्र में उन्होंने दोनों प्रधानमंत्रियों को दोनों देशों में लगातार चल रही दुश्मनी को खत्म करने की बात कही है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है? देखिए, मुझे एक बात से मैं उनसे सहमत हूँ कि हर समस्या का समाधान संवाद से है। एक यहाँ तक कि सैद्धांतिक बात है, बड़े से बड़ा युद्ध हो, बड़ी समस्या हो, उसकी बैठ के बातचीत के द्वारा ही, संवाद द्वारा ही हल होगा। पर दुख इस बात का है कि जो ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बुद्धिजीवी हैं, इन्होंने जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि इस क्षेत्र की शांति के लिए, दोनों देशों के लोगों के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, ये दोनों, ये तनाव ख़त्म होना चाहिए, दुश्मनी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इनसे पहले ये पूछे जो पत्र लिख साइन जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं, भाई भारत ने तो कभी हमला किया ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को किस लिए लिखते हो? सही बात है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में पहला हमला पाकिस्तान ने किया, 65 का हमला पाकिस्तान ने किया, 71 का हमला पाकिस्तान ने किया, कारगिल 1999 में पाकिस्तान ने किया, उसके आगे चले जाएं, उड़ी पाकिस्तान का, पुलवामा पाकिस्तान का, पहलगाम पाकिस्तान का। इसके साथ संसद में हमला आतंकियों का हुआ, वो पाकिस्तान समर्थित है। और मुंबई का हमला, अभी आप पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में जितना नशे का काम है, जितना अवैध हथियार है, वो सब पाकिस्तान समर्थित आतंकी, और वहाँ पे सरगने बैठे हैं, उनको सरकार का संरक्षण मिला। जम्मू कश्मीर में जो पलायन हुआ 1989 में
तब से लेके आज तक जम्मू कश्मीर जो हिंसा का जो कारण बना वो पाकिस्तान के पीछे है। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे उन्होंने सारा अपने जो आतंकी संगठन है सरगना है वहाँ पे उनको संभाली हुए चला है। तो इनको ये चीज़ें समझ नहीं आई कि हमने जब चिट्ठी लिख रहे हैं तो इसका एक रेफरेंस पाकिस्तान को ये दे देते हैं, अगर आप ये ना करें तो भारत सहमत। इससे अलावा मैं कहता ये नरेंद्र मोदी के शब्द जब ग्रहण होना था 2014 में तो शाहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ को उन्होंने बुलाया था। बिल्कुल सर। उनके व्यक्तिगत जो समारोह थे बिना बुलावे वो वापस आतिफ खान से प्रधानमंत्री मोदी चले गए। तो भारत ने तो कभी इस तरफ नकारात्मक राजनीति अपनाई नहीं, ना उस नीति अपनाई। पाकिस्तान की भी समस्या यह है कि उनकी भारत विरोध ही उनकी राजनीति का केंद्र बन गया। सेना की जो प्रमुखता वहाँ पर बनती है या वो भारत का डर बताकर वो इस बात को करते हैं कि भारत से डर है उस तरह। तो समझने की बात यह है कि भारत ने कभी इस नकारात्मक राह पर नहीं चला। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे रखने के, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ दोस्ती बढ़ाई ताकि भारत पर विरोध करे। आतंकियों के साथ साथ दिया कि भारत का क्योंकि सीधे लड़ नहीं सकता तो आतंकियों तो जो ये हमारे भारत को प्रतिनिधि करते हैं पाकिस्तान वालों तो करना नहीं, उनको तो ये सूट करता है कि भारत का व्यक्ति अगर उनको बोले कि मिलके काम करना तो वो कहते ठीक है। तो ये ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरा हाथ आना। जब तक पाकिस्तान अपनी नीति में सकारात्मक परिवर्तन नहीं करता, भारत का विरोध नहीं छोड़ता, भारत के विरुद्ध जो जम्मू कश्मीर को लेकर प्रचार करता है, दुखती रख तो पाकिस्तान तो अभी सिंधु जो जल जो वहाँ पे हमने रखे तो वो उसके मंत्री वगैरह के हम हाथ काट देंगे वो कर देंगे इस तरह की बयानबाजी आ रही है। तो ऐसे मतलब इनको ये बुद्धिजीवी समझ कि बातचीत संवाद हल है, पर संवाद किस समय और किस परिस्थितियों में होता है वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय और परिस्थितियों को अनदेखी करके जब आप संवाद की बात करते हैं, देश के सम्मान को, देश के स्वाभिमान को, जनता की भावनाओं को आप ठेस पहुँचाते हैं। ये चीज़ ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी सिर्फ NGO या बाहर के जो इनको धन मिलता है या इनका मान सम्मान होता है उस अपने नाम व्यक्तिगत हित के लिए आप देश के हित को दाव पर लगाएं तो ये मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। ये भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ नकारात्मक कोई नीति नहीं अपनाई, पहले रखिए कि अगर पर दूसरी तरफ से अगर हमेशा नेगेटिव चीज़ ही आएगी तो फिर ये कैसे संवाद शुरू होगा, वो समय नहीं हो सकता। आगे प्रोग्राम चर्चाएं खास का रुख करेंगे पंजाब की तरफ और एक बार फिर से बात करेंगे पंजाब की बहुप्रतीक्षित मावां तियां सत्कार योजना की। सर, पंजाब की बहुप्रतीक्षित मावां तियां सत्कार योजना 1 जुलाई से लागू हो गई है। अब प्रश्न ये है कि ये योजना 2027 विधानसभा चुनावों को कितना प्रभावित करेगी, क्या प्रभाव डालने वाली है। और साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी है कि अमृतसर में माता जानकी और लव कुश के विशाल भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ पटियाला के श्री काली माता मंदिर जो कि एक ऐतिहासिक मंदिर है उसके कायाकल्प के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो गया है। उस पर आप क्या कहेंगे? पहले बात करें मावां तियां की जो योजना 1 जुलाई से शुरू होगा। अब ये 2022 के विधानसभा चुनाव के समय में आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी, अब 1 जुलाई से लागू हो गई। अब विपक्ष की टिप्पणी ये है कि पिछले 4.5 साल के जो हिस्सा वो भी मिलना चाहिए, क्योंकि 4 साल पैसे 4.5 साल निकल चुके हैं तो दिया नहीं है तो ये चुनाव। अब ये टिप्पणी विपक्ष की तकनीकी रूप से ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिन महिलाओं के खाते में पैसे चले गए हैं वो कहते हैं कि बीता बीत गया, वो पिछली बात को याद कोई नहीं याद कर रहा। जिन महिलाओं के पास आज चले गए खाते में पैसे चले गए वो अब अपना भविष्य को लेकर खुश है कि हमें अब रेगुलर आज से शुरू हो गए, देर से आए दुरुस्त आए। वो देर से आए दुरुस्त वाली नीति को लोगों ने महिलाओं ने अप्रिशिएट। ग्राउंड रियलिटी ये है कि देरी वाली बात जन साधारण भूल चुका है। हाँ। उसको ये लगता है कि सरकार ने वादा किया था, देर से आए पर हमें मिल गया।
अब आगे मिलता रहेगा, इस आशा के साथ वो अपने आप में एक खुशी की लहर है, एक उसको स्वागत है। बेशक वो जो आर्थिक बोझ विपक्ष कहता है पड़ेगा, वो इस दूसरी राजनीति पर, जहाँ तक चुनावों की बात आपने करी, तो ये जब महिलाओं में ये फीलिंग है कि हमें भविष्य में ये मिलेगा तो इसका लाभ तो मिलेगा पार्टी को। और ये इस चीज़ से भी आप समझें कि जब पीछे विधानसभा के चुनाव, चाहे वो हिमाचल के थे, उन्होंने भी अनाउंस की थी, हरियाणा ने भी अनाउंस की थी, दिल्ली में भी अनाउंस हुई, महाराष्ट्र में भी अनाउंस हुई, बिल्कुल सर, बिहार में जैसे जो अभी लेटेस्ट है उन्होंने भी अनाउंस करी, मध्य प्रदेश में भी, जहाँ जहाँ महिलाओं की ये योजनाएं चली वहाँ पर उस पार्टी को लाभ मिला है। तो इससे दूसरी राय तो कह नहीं सकते कि ये लाभ आम आदमी पार्टी को चुनावों में, और उसी दृष्टि से भी किया गया है, जो दे रहा है तो उसको, उनको लगा कि अब हमारा वादा ये रहता है, जब हमने इतने काम किए तो एक ये रहेगा, ये एक मेजर प्रोजेक्ट वादा था, जब प्रोजेक्ट कह लें इसको, तो उसका लाभ मिलने का। दूसरी बात आपने कही जो मंदिरों की, अमृतसर में लाभ और पटियाला में, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने तीर्थ यात्राएं शुरू कराई हैं। हाँ जी सर, हरिद्वार की, ऋषिकेश की, और साथ में एक शाम शिव के नाम, राम के नाम। देखिए 1986 में पंजाबी सभा बना, मुझे अपनी होश में मुझे जो एहसास है, जो मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, मुझे अपना एक विश्वास है कि सरकारी स्तर पर सनातन समाज के लिए किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। बिल्कुल सर, छोटे मोटे बात कोई स्थानीय स्तर पे हो, पर राज्य स्तर पर इतना बड़ा, जैसे उन्होंने 22 जिलों में एक शाम शिव के नाम या राम के नाम या करना, इतने इस स्तर पर जो मंदिरों का निर्माण, जबकि एक ऐतिहासिक, जहाँ पे ऋग्वेद यहाँ पे लिखा गया पंजाब की धरती पे, पंजाब की धरती पे अपना एक सनातन का इतिहास है, पर किसी सरकार ने समझाया। ये पहली सरकार है जिसने सनातन समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए भावना को मान सम्मान करते हुए ये कार्य किया। पर इसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, इसका स्वागत है सब कुछ, क्योंकि एक बड़ा समुदाय है पंजाब का, पंजाबी हिंदू, उसकी भावनाओं का सम्मान करना ठीक बात है। पिछली सरकारों ने नहीं, किसी सरकार ने इस स्तर पे बीच में होता रहा। पर एक बात इनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम ना बन जाए, प्रचार का माध्यम ना बन जाए। जब आप प्रचार के माध्यम से ये सरकारी कार्यक्रम बनाएंगे तो फिर उसका वो मान सम्मान सरकार को भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। इस कार्यक्रमों में जो स्थानीय सनातन समाज के लोग हैं, संत समाज है, उनको साथ जोड़ के, उनको इन्वॉल्व करके जब आप काम करेंगे तो तब लोगों को लगेगा कि ये हमारी सरकार, हमारे कार्यक्रम और हम उनके साथ हैं। जब आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आप करेंगे या अधिकारियों के थ्रू या अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को तक ही सीमित रखेंगे, तो समाज के दूसरे वर्ग को जब आप साथ नहीं जोड़ेंगे, जो बेशक आपके जो आपकी विचारधारा से सहमत ना भी हो, पर वो सनातन समाज में आस्था रखते हैं, उनका समाज में एक नाम है, पहचान है, उनको साथ जोड़ना, तो फिर लगेगा कि हाँ ये सनातन समाज के लिए उनकी भावनाओं का सम्मान है। सरकारीकरण जब हो जाएगा तो फिर अदरवाइज मैं सोचता हूँ कि ये 66 पंजाबी सूबा बनने के बाद किसी पहली सरकार ने इस तरह का कदम उठाया। और ये कदम, अगर दूसरी तरफ ऐतिहासिक मंदिर है, देखिए अगर आप ऐतिहासिक मंदिर बनाए तो जैसे अब उत्तर प्रदेश ने कितनी वहाँ पे आर्थिक डेवलपमेंट हो गई, उस अयोध्या को ले लें, मथुरा को ले लें, उज्जैन को ले लें, उस मध्य प्रदेश, तो ये सारे अगर पंजाब सरकार, अब गोल्डन टेम्पल में हम कितना लाख आदमी रो रहा है। इसी तरह दुर्गाना मंदिर है, यहाँ पे देवतला मंदिर है, हमारा काली माता मंदिर पटियाला, ऐतिहासिक जो मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, उनको संभालना, और उसके संभालने से आपका यात्री भी बढ़ेंगे, आपकी उस क्षेत्र की जो विकास भी होगा। तो उस दृष्टि से जितने ये ऐतिहासिक स्थान है, सरकार को उन्नत करना चाहिए। ये विकास स्थानीय स्तर पर होगा और राज्य स्तर पे राज्य को लाभ भी मिलेगा। तो ये स्वागत करता हूँ, बधाई के पात्र है पंजाब सरकार में। बिल्कुल सर।
प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना लोगों का मौलिक अधिकार है, इसलिए केंद्र सरकार को इसको लेकर कानून बनाना चाहिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्या विचार है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला है कि चिन्हित फुटपाथ, उन्होंने कहा कि जो मार्क्ड फुटपाथ है बिल्कुल, उस पर चलना मौलिक अधिकार पैदा देना, और दूसरा उन्होंने कहा कि एक जहाँ पे सड़क है उसके साथ फुटपाथ होना ज़रूरी है। अब समस्या क्या है कि हमारा जो मोटर एक्ट है 2017 का, जो मोटर एक्ट है उससे पहले 1988 का है, पर इसमें 2017 में भी जो चेंजेस लाए इस एक्ट में, उसमें उन्होंने कहा कि ड्राइवर को, वाहन चालक जो है, उसके लिए रखा है, उन्होंने एक क्लॉज रखी बीच में कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या जो अपंग हैं, या उसके साथ पैदल चलने वाले, परिभाषित किया है कि इनके प्रति आपको सतर्क रहना होगा। उसमें इनके अधिकार नहीं बनाए, उसको सिर्फ निर्देश दिए कि इनका ध्यान रखना दे। सर्वोच्च न्यायालय की ये मांग है कि पैदल चलने वाले का भी एक मौलिक अधिकार है, तो वो कानून उस हिसाब से दृष्टि से बना चाहिए। पैदल 2019 से लेकर 2024 के जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, उसमें पैदल यात्री जो हादसे, सड़क हादसों में, उसमें से 1.80 पैदल चलने वाले सड़कों में हादसे के शिकार हुआ है। तो ये एक अपने आप में बड़ी चिंता है। अब दूसरी स्थिति ये है, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं शहरों की, वो ध्यान दें, कारपोरेशनें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, पंचायतें हैं, ये सारा सवाल। अब समस्या ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, देखने में, सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है, लेकिन स्थिति ये है कि कारपोरेशन के पास अपने पास पैसे नहीं होते। वो तो रेडी और फेडी लगाने वाले से पैसे लेके उसको तो रेडी लगा देते, वो महीना लेते हैं। बिल्कुल सर, उनके इनकम भी उनसे सब बनती है। वो कहते हैं अभी रेडी लगाओ, जहाँ फुटपाथ बने हुए हैं उस पर बनते हैं। और दूसरी जो बड़े शोरूम हैं, वो अपने डिस्प्ले वहाँ पे गाड़ियाँ, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर बाहर डिस्प्ले करते हैं। और तीसरी बात है कि जो अगर आप अपने स्थानीय शहर में जाएँ, आप रैणक बाजार ले लेते, जो दुकानदारों ने भी आगे सबलेट किए हुए हैं अपने फुटपाथ, जो एक मंजी लगा कर बैठा हुआ है, कोई फेड़ी लगा कर बैठा हुआ, उसके भी महीना लेते हैं कि 10,000 ले, 20,000 ले, उन्होंने भी आगे सबलेट किया। तो ये सारा जो स्थानीय प्रशासन है, उसकी मिली भगत, कारपोरेशन की मिली भगत, ये सारा, और एक आदमी की मैं समझता ज़रूरत भी है, जो रेडी वाला है उसकी अपने जो, क्योंकि जब तक उसको स्थान नहीं मिलता कि कहाँ पे फेरी लगाए, कहाँ रेडी लगाए, वो भी स्थान नहीं है। दूसरी बात और है कि वाहन बढ़ते जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही जा रही हैं, तो जो सब सड़क चौड़ी करते तो कहते फुटपाथ काट दो। बिल्कुल सर, मतलब आर्थिक पहलू भी है। ये जो सर्वोच्च न्यायालय का है, ये एक नैतिक पहलू कह लो, संवैधानिक पहलू कह लो, उस दृष्टि से। और मैं एक कदम और आगे चलता हूँ कि पैदल चलना, हम मॉर्निंग वॉक की बात कर रहे हैं, अगर साधारण वजह से पैदल चलने की तरफ चलें हम अपने अब, तो फुटपाथ नहीं है तो पैदल चलेंगे कैसे? एक दूसरी हमारे समाज की जो कमी है, पैदल चलने वाले को हीन भावना से देखते हैं, ये कि शायद गरीब आदमी अफोर्ड नहीं करता, या जबकि पैदल चलना सेहत के लिए सबसे अच्छी बात है। बाहर के विदेशों में, विकसित देशों में, उन्होंने एरिया बजा रखे हैं जहाँ पे वहाँ जा ही नहीं सकता, पैदल चलना आपने। तो यहाँ पे फुटपाथ कम से कम इतने हो जो पैदल जाना चाहे वो चले। समाज की अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। प्रशासन, जो स्थानीय निकाय हैं या डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनको शहर के विकास की बात करते हैं, उनकी सोच में भी आना है। अगर आप यहाँ से, मैं तो अपने जलंधर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फुटपाथ पे बिजली के खंभे लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, 2-2, 4-4 खंभे लगे। आदमी जब करंट देखेंगे फुटपाथ पे लगा दिए उन्होंने। तो ये स्थानीय स्तर पे जो पार्षद हैं, मैं और पार्षद भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए, जब सरकार, कोई प्रशासन, कोई कमेटी कोई ऐसा काम कर दे तो विरोध में खड़े होते हैं कि ये मंजी नहीं उठाने देनी, ये रेडी लगने देनी है, ये सारे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे क्षेत्र का है तो ये हमारे वोट हमारा। अब सारे ये एक ऐसा विशेष सर्कल बन गया जिसमें गरीब आदमी भी इन्वॉल्व है, अमीर आदमी भी इन्वॉल्व है,
सरकार भी इन्वॉल्व है और पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है। तो जन साधारण इसमें फंस गया, उसकी भावना फंस गई। पैदल चलने वाला चाहे वो गरीब है अमीर है या सेहत के हिसाब से जो चल रहा है वो चल ही नहीं सकता, क्योंकि जब जो सर्वोच्च न्यायालय का वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बहुत मुश्किल है उसकी। प्रैक्टिकल जब आएंगे तो उसके लिए तो आपको जो मास्टर प्लान बनता है शहर का, वो मास्टर प्लान से शुरू हुआ ना काम। तो यहाँ पे मास्टर प्लान तो है ही नहीं। यहाँ पे तो आप हर इलेक्शन से पहले हर शहर की 1000 या 1500 कॉलोनी रेगुलर हो जाती है, जो अनऑथराइज होती है वो ऑथराइज कर देते हैं। तो उनकी सड़कें, उनकी गलियाँ, उनका सीवरेज, उनका बिजली पानी क्या सिस्टम है वो बाद में फिर शुरू होता है। पहले तो अनऑथराइज वैसे ही चलता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की स्थिति बनती है। तो डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, तो उसमें नियम कहाँ पर रहेंगे। पर एक बात है कि सरकार को आज पहल करेंगे तो कम से कम अगली पीढ़ी के लिए कुछ बन जाएगा। हम तो निकल गए, जो अगली पीढ़ी आएगी उसके लिए कम से कम आज कानून बने, फुटपाथ की महत्वता बताए, पैदल चलने की जो महत्व है उसको समझाया जाए अगली पीढ़ी को, तो शायद कुछ अच्छे से बात बेसिक बुनियादी ठीक है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। तो ये सरकार और समाज मिलकर जब चलेंगे, और जब हम बुनियादी जो मास्टर प्लान बनते हैं शहरों के, उनमें एक प्रवीण रखेंगे कि हाँ फुटपाथ किसको छोड़ना है। अगर हम देखें तो कई दफ़ा हम अंग्रेज़ी हुकूमत की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने जो हाईवे पे 200-200 फुट दोनों तरफ उस समय छोड़ दी थी जगह पे, कि हमें कुछ बन नहीं सकता, ताकि कल को सड़कों को जो चौड़ा करना है या वाहन बनने हैं तो पूरी हमारे पास जगह हो। ये ना हो कि अब वो स्थिति नहीं सरकार अपनी है, सड़क के किनारे 1 फुट भी जगह नहीं होती, मकान के बाहर जो मेन रोड पे आते हैं वहाँ पर उन्होंने शटर लगा के एक कमरे का दुकान बना दी है। बिल्कुल सर। ना वहाँ पे पार्किंग हो सकती है, ना पैदल चला जा सकता है। तो ये प्रैक्टिकल पोजीशन समझ के जो कोई बेसिक सेंटर सरकार, ये मुद्दा तो सेंटर से शुरू होकर स्टेट तक आएगा, बिल्कुल दोनों स्तर पे, और साथ में सोसाइटी जो है वो मिल के काम करेंगे, बोले कि अदरवाइज ये सुनने में अच्छा है, करने में कुछ नहीं होगा मेरे साथ। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चा खास, और इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपने हमारे इस प्रोग्राम को इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि आज हमने अपने प्रोग्राम के 150 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, और हम सर को भी बहुत बहुत मुबारक देंगे, और ये भी कहेंगे कि सर भी 2 शब्द ज़रूर कहें। नहीं, हम जो परमात्मा की कृपा से यहाँ तक पहुँचे हैं, और जो दर्शकों का प्यार बिल्कुल है, सर। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी हमें वो प्यार मिलता रहेगा। परमात्मा की कृपा से ये अटूट श्रृंखला अटूट ढंग से चलती रहेगी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम को इतना प्यार देने के लिए। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका प्यार